नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब आ गए हैं। समीर साहब बहुत स्वागत आपका भी। मनोज सिंह जी डायरेक्टर मेट्राइज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत मनोज जी आपका। और विक्रांत यादव जी आज हमारे चौथे मेहमान होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बस वो पहुंच रहे हैं। आपसे मैं चर्चा करूं, आज बहुत सारी खबरें हैं। दिल्ली में खबरों की भरमार है चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर अयोध्या का उपचुनाव बिल्कुल गर्मा गया है। योगी जी आज वहां पहुंचे हुए हैं, उसकी बात मैं आपसे करूं। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको दे रहा हूं, गौर से देखिएगा। वक्फ पर जो जेपीसी बनी हुई है ना, आपको मालूम है ना जेपीसी बनी है पार्लियामेंट में, उसको इसी सत्र में, अब जो बजट सत्र शुरू होगा, अपनी रिपोर्ट रखनी है। उसकी बैठक चल रही थी और उसमें फिर हंगामा हो गया। पहले एक बार हंगामा हुआ था तो कांच वांच टूट गया था, उसमें हाथ में लग गई थी, एक टीएमसी के सांसद हैं। और हंगामा इतना हुआ है इस बार कि इस मीटिंग के बाद एक दिन के लिए विपक्ष के हंगामा करने वाले 10 सांसद, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सांसद सस्पेंड हो रहे हैं जेपीसी में। आप इमेजिन कीजिए जरा। दरअसल जेपीसी की बैठक में दोनों पक्षों के बीच में, वहां पर जो एनडीए के जितने मेंबर थे और विपक्ष के जितने मेंबर थे, इनके बीच में खूब कहासुनी हो गई। और उसके बाद जो है, ये हंगामे के बाद 10 लोगों को चेयरमैन ने सस्पेंड कर दिया है। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। आपको मालूम है कि अभी जो चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल, उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि भाई इस तारीख तक जो है हम लोग अपनी सारे आपके जो भी कमेंट हो इस रिपोर्ट को लेकर के आप हमको फाइनल भेज दीजिए, अपनी फाइनल अपनी रिपोर्ट दे दीजिएगा। इस पर सांसदों ने कहा कि इतना टाइम हमको मिला ही नहीं है, तो वो टाइम बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब तो कुछ तस्वीरें आई हैं, वैसे देखिए आप, ये अंदर ही मौजूद किसी व्यक्ति ने फोन से तस्वीर खींची है, क्योंकि अंदर तो कैमरा होता नहीं है। तो हंगामा हुआ इसमें, काफी लोग अपना सीट छोड़ करके बाहर बीच में आकर के बातचीत करने लग गए हैं। और फिर हंगामा जब बढ़ गया, ओवैसी साहब तो दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें कम से कम, हंगामा जब बढ़ गया तो फिर सस्पेंड कर दिया गया है 10 सांसदों को। कल्याण बनर्जी, ये वो हैं जिन्होंने पिछली बार बोतल तोड़ी थी। असदुद्दीन ओवैसी, ये भी सस्पेंड हुए हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद सस्पेंड हुए हैं। नासिर हुसैन कांग्रेस के सांसद हैं, केरला से आते हैं, ये सस्पेंड हुए हैं। ये सारे लोग जो हैं, इनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर है इस वक्त की। तो बड़ी खबर है, जेपीसी की बैठक में हंगामा होना बड़ी बात है। जेपीसी बहुत बड़ा और सीनियर फोरम होता है, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी होती है, और उसके अंदर बहुत ध्यान से चुनकर सांसदों को भेजा जाता है किसी रेलेवेंट टॉपिक के लिए। जैसे यहां पर जेपीसी टॉपिक है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और ये सब बहुत सीनियर और कई कई टर्म के सांसद हैं जितने लोग यहां पर इसमें सदस्य बनाए गए थे। अब मैं बताऊं को, कल्याण बनर्जी टीएमसी से हैं, नदीमुल हक टीएमसी से हैं, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सांसद हैं, मोहिबुल्ला जी जो हैं ये समाजवादी पार्टी के हैं, नासिर हुसैन कांग्रेस के, इमरान मसूद कांग्रेस के, मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी वाले हैं, ये ए राजा हैं डीएमके के, एक अब्दुल्ला साहब हैं, ये भी डीएमके के हैं, इनको भी सस्पेंड किया गया। तो ये वो लोग हैं जिनको जेपीसी से निकाला गया। सर कभी कांच टूट रहे हैं, कभी सांसद सस्पेंड हो रहे हैं। अब इस सत्र में भी ये जेपीसी की रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस सबसे सवाल ये खड़ा होता है। जी देखिए, रिपोर्ट आना और न आना अब महत्वपूर्ण इस देश के सामने नहीं रह गया है। जो जेपीसी आप देखिए कि हमारा देश चल कैसे रहा है। वक्फ को लेकर के देश के एक विवेकशील व्यक्ति को पता है कि वक्फ इस देश में एक मतलब जिसको कहते हैं भू कब्जेदार, बड़े दैत्याकार भू कब्जेदार की तरह काम कर रहा है। गरीब मुसलमानों के हकों पर जो है संपन्न एलिट मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। मैं रोक रहा हूं आपको, एक बार अपडेट लेने जरा इस घटना पर। मैं आ रहा हूं, अभी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देवेंद्र पराशर जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, फिर हंगामा जेपीसी में? हाँ बिल्कुल सौरभ, इस बार वजह ये रही कि जो बैठक बुलाई गई थी, तो उस बैठक में विपक्षी सदस्यों का ये कहना था कि पहले उन्हें ये बताया गया था कि क्लॉज बाय क्लॉज जो रिपोर्ट लिया जाना है उस पर डिस्कशन होगा। और विपक्षी सदस्यों का ये कहना है कि कल रात में 11 बजे के आसपास चेयरमैन ने उन्हें ये सूचित किया कि आज जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को पहले सुना जाएगा और अगली बैठक 27 को जो रखी जाएगी एक दिन की, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा। इस पर उनका एतराज़ ये था कि पहले हम लोग 24 को आए और बाकी अपॉइंटमेंट भी हमारे फिक्स रहते हैं, फिर 27 को आए, फिर 31 से सत्र शुरू हुआ है तो उस समय आए, तो इतनी ज़्यादा असुविधा क्यों? और इसके चलते ये जो 10 सांसद हैं, इन 10 सांसद जब आज बैठक में गए थे तो हमें सोर्सेज ने, मेंबर्स ने ये भी बताया
कि उन्होंने तो सिग्नेचर तक नहीं किया था आज की बैठक के लिए। इसका मतलब ये है कि तकनीकी तौर पे देखें सौरभ, तो अगर सिग्नेचर ही नहीं किया मतलब अटेंड नहीं कर रहे तो सस्पेंशन कैसा। लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि जब बोल रहे थे तो ये लोग एक तरह से उस जो कमेटी है उस कमेटी के वेल में आ गए थे और लगातार नारेबाजी करते हुए तो वो बाहर गए। उसके बाद कमेटी की बैठक से उनको बाहर किया गया, कमेटी से निलंबित नहीं किया गया, कमेटी की बैठक से निलंबित किया गया। लेकिन सौरभ बड़ी चीज़ ये देखें कि कोशिश ये नज़र आ रही है कि किसी तरह से कमेटी की रिपोर्ट पे सहमति नहीं बनने देनी है। और जो रवैया शुरू में था, कमेटी जब बनाई गई थी या बिल जब पेश किया गया था, वो जो स्टैंड था, इतने दिनों के स्टेक होल्डर से बातचीत के बावजूद आज ये समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष उसी तरह से अलग अलग खेमे में बटा हुआ है कमेटी के अंदर भी। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ होने वाला है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे मैं कह रहा था अभी अवधेश जी आपसे भी कि भाई ये रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस सत्र में बड़ा सवाल ये। फिर तो हम बात करें ना कि पास कैसे होगी और कराई जाएगी। सर ऐसा है कि संसद में किसी रिपोर्ट का, जेपीसी रिपोर्ट का पारित कराने के लिए आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहे तो नया विधेयक ला करके नए सिरे से पारित करा सकती है। अगर जेपीसी में किसी एक्सट्रीम सिचुएशन है, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि देश की पॉलिटिकल पार्टियां देश में मुसलमानों के मूल मुद्दे को भूलकर, जो गरीब मुसलमान, जो हाशिए में पड़े मुसलमान हैं, जो वाकई उनकी शिक्षा, गरीबी की आवश्यकताएं हैं, उनके स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं, उनको भूल करके, और जो देश का एक एलिट क्लास मुस्लिम वर्ग है, जो संपन्न मुस्लिम वर्ग है, जो फंडामेंटलिस्ट है, उसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं। कल्याण बनर्जी जी का पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि हाथ से खून बोतल तोड़ा था और निकले थे। वो आज फिर हंगामा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 30% वोट का सवाल है। अखिलेश जी का अपना सवाल है। मेरा अपना पहले दिन से मत रहा है और मैं समझता हूं कि देश के विवेकशील लोग सहमत होंगे कि वक्फ बिल में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण वक्फ कानून को पूरी तरह समाप्त करने की होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं जेपीसी में नहीं हो सकता है। देखें, पहली बात अब चेयरमैन के ऊपर है। चेयरमैन को रिपोर्ट सबमिट करनी है। चेयरमैन ने उसकी एक डेडलाइन दे रखी है, चेयरमैन जेपीसी ने। अब वो स्पीकर को देंगे, अपने तय समय पर रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद फिर मामला बढ़ेगा। इस सत्र में देनी है रिपोर्ट उनको। तो अब जब वक्फ पर आगे बढ़ रही है सरकार, इसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़ रहा हूं। आज खबर मिल्कीपुर क्यों बन गई। आज योगी आदित्यनाथ की सभा मिल्कीपुर में लगी हुई थी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे लोकसभा चुनाव के बाद, उनमें से 9 तो हो गए अभी पीछे महाराष्ट्र के चुनाव के साथ। उनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 2 सपा जीत गई। ऐसी सीट भी जीत गई बीजेपी जो दशकों में नहीं जीती थी। अब एक मिल्कीपुर, ये जो है नाक का सवाल बना हुआ है अखिलेश यादव के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि फैजाबाद की सीट लोकसभा की बीजेपी हार गई। सबने कहा भाई राम मंदिर आप लोगों ने बनाया, उसके लिए इतना क्रेडिट लिया आप लोगों ने, और देख ली वही सीट आप हार गए। अयोध्या नहीं, आपको लोकसभा नहीं दी। और उसके बाद फिर अब ये वहां से जो सांसद चुन के गए, उनकी वजह से ये सीट खाली हुई। उन्हीं के बेटे अवधेश कुमार जी के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद जी, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये कॉन्टेस्ट तो बहुत जबरदस्त है। और अखिलेश यादव लोकसभा उपचुनाव की 7 सीटें हारने के बाद यहां वो जरूर स्कोर बराबर करना चाहेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने इसकी जिम्मेदारी खुद ले रखी है कि मिल्कीपुर मैं जिताऊंगा, जिता करके दिखाऊंगा। अब अगर ये योगी हार जाएं तो उनकी नाक का सवाल है। आप समझ लीजिए उनके लिए बड़ी किरकिरी की बात हो जाएगी। और अगर ये अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो फिर जो अभी वो 7 सीटें उपचुनाव की हार गई, वो सब धुल जाएगा, लोगों के दिमाग से भी चला जाएगा। यह याद रखा जाएगा कि अयोध्या दूसरी बार अखिलेश यादव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी हार गई। और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। हमारे साथ हमारे चौथे मेहमान विक्रांत यादव जी आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आपसे प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है। शुक्रिया। शुरुआत हम कर रहे हैं मिल्कीपुर से। तो सर आइए, आज आप पहली बार प्रोग्राम में आए तो पहला कमेंट इस पर आपका ही। अब ये कितना बड़ा चुनाव है, अखिलेश यादव ने अभी कमेंट किया था देश का सबसे बड़ा इलेक्शन है। देखिए बड़ा चुनाव तो है और मिल्कीपुर इसलिए भी दोनों तरफ के लिए नाक का सवाल बना हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव जब से मिल्कीपुर के विधायक को सांसद बनाया है तब से आप देखिए कि एक ट्रॉफी की तरह उन्हें सामने रखते हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को, यूपी के तमाम नेताओं को, योगी आदित्यनाथ को बहुत चुभते भी हैं। जिस तरीके से बार बार अयोध्या के सांसद सामने आते हैं और जिस तरीके से कहा जाता है कि अयोध्या नहीं जीत पाई बीजेपी और राम के नाम पर चुनाव लड़ा था, तो एक बड़ा मौका जरूर है अब योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के सरकार के पास कि सीट को जीत करके कम से कम जो अयोध्या की हार थी, जो लोकसभा की हार थी, उसको कहीं पीछे छोड़ सके। अब और 7 जीत
चुके हैं उपचुनाव, तो अभी फिलहाल तो परसेप्शन में दौड़ में आगे ही वो परसेप्शन में दिखाई आगे देंगे। दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात आपको मैं सुना रहा हूं। देखिए, यहां जो जीते वो पासी कम्युनिटी से आते हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं अवधेश जी, उनके बेटे, और इस बार वही वोट बहुत मैटर करता है। और बीजेपी ने पिछली बार चूंकि शायद इस बात का ख्याल नहीं रखा, बहुत समीक्षकों ने कहा, तो जाति के जात फैक्टर की वजह से, कास्ट फैक्टर की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। इस बार बीजेपी ने भी उसी समाज से, पासी समाज से अपना उम्मीदवार दे दिया है। और योगी आदित्यनाथ पूरी पिच को ले गए हैं दलित अस्मिता के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा यहां समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी थे मोहित खान, उस व्यक्ति के ऊपर एक नाबालिग दलित बच्ची से बलात्कार करने का, सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगा था। उस मुद्दे को आज योगी फिर उठा रहे हैं जब वो पहुंचे हैं मिल्कीपुर। ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। दुर्दांत माफिया थे जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे। उनको भी कहा गया कि भाई देखो, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। योगी जी के शब्दों पर आप बहुत गौर कीजिएगा। ये मोहित खान और माफिया, इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम वोटर और उसके बाद दलित बेटी, सारे जाति समीकरण जो थे सबको अपने बयान में समेटने की कोशिश की है। कास्ट कैलकुलस ही दरअसल इस सीट का ऐसा है, अभी आपको मनोज जी और ज्यादा बताएंगे। देखिए, वहाँ पे स्थिति जो है कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे अपना बहुमत साबित करती है या कई मजबूत समझ में आता है, तो उनका जो फोकस होता है कि मुस्लिम यादव ये वहाँ पे कितने हैं, तो ये बता दूं कि मुस्लिम और यादव ये दोनों वहाँ पे बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। वहाँ पासी या आप शेड्यूल कास्ट से लेकर चलिए तो ये दो हैं, जबकि पासी वहाँ पे शेड्यूल कास्ट में भी आते हैं, लेकिन पासी को इसलिए कर दिया हूं मैं अलग कि वहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े हुए वो सारे पासी समाज से खड़े हैं, तो इसलिए ये वोटों का डिवाइड होगा ही। तो ऐसे यदि हम देखें जाति वाइज में बार पासी कैंडिडेट बीजेपी का ना होना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ये क्या हुआ कि वो सारे पासी वोटर थे वहां चले गए थे। तो यदि हम वोटों के हिसाब से देखें कि समाजवादी पार्टी और वो जो अपने दावा करते कि जातियां मुझे वोट देती हैं, तो 1,15,000 पे ये दोनों टिकी हुई हैं। अब जो मुख्य भूमिका वहां निभाने जा रहे हैं वो पासी और शेड्यूल कास्ट जो 1,20,000 के अंदर 1,15 आप कह रहे हैं कमिटेड वोट है दोनों का, जैसे यादव मुस्लिम और वहां पे पाल करके हैं वो तीनों जो समाजवादी पार्टी बोलती है कि हमारे वोटर हैं, तो 1,15,000 के करीब है। उसी तरह से ब्राह्मण, राजपूत और चौरसिया, ये इन लोगों को मिला ले तो ये 1,15,000 के करीब है।
तो ऐसे स्थिति में वहां मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी आज कैंडिडेट है, चूंकि शेड्यूल कास्ट अभी उसी को ध्यान में रखकर योगी जी का जो आपने भाषण भी सुना मिल्कीपुर का कि उन्होंने किस तरीके से शेड्यूल कास्ट को साधा है मोइन खां को लेकर, तो ये स्थिति दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे मजबूत स्थिति में दिख रही है कास्ट के हिसाब से। अब आगे देखते हैं पासी समाज और अन्य दलित, आपके हिसाब से ये डिसाइडिंग है डिसाइडेड इस चुनाव के लिए। सर देखिए, मुझे लगता है इस चुनाव में अखिलेश यादव के लिए ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के दोनों के उम्मीदवार नहीं है, तो अब सीधे जो फाइट होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में होने वाली है। दिन दो दलों के एक कैंडिडेट है और हाँ, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी का है, लेकिन अब चंद्रशेखर का जरूर है उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ा था कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से कैंडिडेट नहीं उतारा है, दूसरा पासे कम्युनिटी से दोनों कैंडिडेट आते हैं वहां पर। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर की कमान संभाली हुई है, जिस तरीके से अपने कैबिनेट मंत्री वहां 4 से 5 लगा के रखे थे, और जातिगत समीकरण साधने के लिए जो जितने विधायक वहां के जो जाति को प्रभावित करते हैं उन विधायकों की फौज वहां उतार कर रखी है। फैजाबाद हारने के बाद यह चुनाव मुझे लग रहा है ये सिर्फ विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, ये एक प्रकार से लोकसभा चुनाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी कौन आगे सर इस वक्त आपके हिसाब से? मनोज जी ने तो कहा बीजेपी है। देखिए, मुझे लगता है इस समय अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो अखिलेश यादव जिक्र करते हो, पीडीए की प्रतिष्ठा अखिलेश की दांव पर लगी है, और यह चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं वह पीडीए हमने मिल्कीपुर में ध्वस्त कर दिया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले उपचुनाव के जो परिणाम आए थे कि जिसमें कई समाजवादी पार्टी की प्रभावशाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, मुझे लग रहा है इस बार मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, यह तय है। क्लियर आप कह रहे हैं बीजेपी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। किस हद तक जाते हैं, कितनी बारीकी से चुनाव में एक एक चीज पर काम करते हैं और अपने शब्दों का चयन करते हैं? जैसे अभी आपने गौर किया तो योगी आदित्यनाथ ने जन्नत और जहन्नुम की बात कही, जरूरी नहीं था लेकिन इस चुनाव में उनके लिए जरूरी था, वो आया उनकी बातचीत के अंदर। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाजपा राज में पक्षपात की उल्टी गिनती। उनका जो पीडीए है, अब वो बता रहे हैं अयोध्या में जहां चुनाव है, अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारी किस जाति के कितने हैं, तो उन्होंने कहा हमारी पीडीए जो आबादी 90% है उसके 3 अफसर लगे हुए हैं, 90% आबादी के 3 अफसर और 10% आबादी के 13 अफसर, ये अयोध्या के प्रशासनिक अमले के अंदर है। तो वो यहां तक बता रहे हैं। नहीं, वो राहुल गांधी जी के साथ रहने से अखिलेश यादव जी, क्योंकि उनके काल में ऐसा नहीं था, दूसरी जाति के भी लोग थे और हम नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को या कर्मचारी के आधार पर मूल्यांकन करेंगे चुनाव का, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अपनी विजय को लेकर स्वयं ही जबरदस्त आशंका है, नहीं तो उठाता नहीं है। नरेंद्र मोदी को कोरोना में काम लेना था देश के प्रधानमंत्री को, उन्होंने पुलिस वाले के लिए भी देश में तालियां और बजवा दी और सब पुलिस वाले काम कर रहे थे। देखिए, मैं मनोज जी से पहले भी हमारी बात हुई है कई बार, मैंने कहा है कि इस देश के चुनाव विश्लेषकों को मैं भी उसमें शामिल रहा हूं। अब अपनी टर्मिनोलॉजी में जो परिवर्तन है भारत में पिछले 10 सालों में, थोड़े बदलाव करने की आवश्यकता होती है। 2024 में अगर हम मानते हैं केवल जाति फैक्टर का चुनाव था, तो हम उन कारणों को नहीं देखते हैं जिन कारणों से हिंदुत्व के मतदाता, भाजपा के मतदाता भाजपा से नारुष्ट होकर या तो निराश थे या विद्रोह होकर उतर गए थे। कास्ट फैक्टर उसमें, राम मंदिर बन गया, आप कह रहे हैं हिंदुत्व के मतदाता रुष्ट थे। इस पर हम लोगों के देखिए, जो हमारे इस कहानी कुर्सी के श्रोता है, दर्शक हैं, वो इस विश्लेषण को बार बार सुने हैं कि अयोध्या का चुनाव 22 जनवरी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में अयोध्या को उसी रूप में मुद्दा बनाया जो 22 जनवरी तक था। दूसरा, अयोध्या का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हिंदुत्व का मुद्दा है। हम जो उम्मीदवार उतार रहे हैं क्या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले थे? ये जो चुनाव है, देखिए इस समय देश का फिर से वातावरण उस स्थिति में लौटा है जहां हिंदुत्व जो है चुनाव परिणामों का एक मुख्य निर्धारक स्थायी कारक बना हुआ है। अब इस समय वहां जातीय, मैं जादव ये बता रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि हम लोग यहां से बोलते हैं जादवों का एक बड़ा हिंदुत्व है ओवरराइडिंग फैक्टर, ओवरराइडिंग विनिंग फैक्टर। सर एक शॉर्ट कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा के नतीजे, क्योंकि उसने पीडीए को पूरी तरीके से अखिलेश यादव को एक लीड दे दी थी, उपचुनाव ने ये बताया कि वो केवल एक संयोग था, योगी आदित्यनाथ ने साबित करने की कोशिश की। अब मिल्कीपुर जीत करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जो हुआ था वो केवल एक संयोग था, लोगों में भ्रम आ गया था। उत्तर प्रदेश की जनता आज भी उनके साथ है और इसीलिए उनके लिए ज्यादा बड़ी मूंछ की लड़ाई मिल्कीपुर। ज्यादा रेलेवेंट हिंदुत्व है या जाति है आपके साथ? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, मिल्कीपुर के उपचुनाव में जगह बताएंगी। ठीक है, एक खबर आ रही है आपको बता दूं,
पूर्व विधायक बिहार के अनंत सिंह, इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है। मोकामा में पटना से थोड़ी ही दूर है, अभी फायरिंग कांड हुआ, 30-40 राउंड फायरिंग चली थी और बताया गया कि गैंगस्टर्स के बीच ये फायरिंग हुई थी, वहां पर बाहुबलियों के बीच। सिविल कोर्ट में जाकर अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। इन्होंने दावा किया था कि पहले इन पर गोली चली थी, फिर उसके बाद वहां दो पक्षों में फिर फायरिंग हुई। सोनू मोनू ग्रुप और अनंत सिंह ग्रुप, ये बाहुबली रहे हैं।